हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने पिछले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा था। अर्थ मैग्नेटिज्म में कल हमने ये पढ़ा था कि अगर ये अर्थ है, यहाँ इसके नीचे एक हम मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं जिसपे अगर किसी डिप नीडल को हम लेकर आते हैं, ये डिप नीडल अगर यहाँ फ्लैट कंडीशन से आता है तो इसका साउथ पोल इस डिप नीडल के नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां से जो बेंट होता है इसको हम बोलते हैं डिप एंगल। ठीक है, आज हम इसके आगे चलते हैं। पहले हमने बात की थी कि हम डिप एंगल के क्वेश्चन करेंगे। दो चीजें यहां से हमने पढ़ी थी कि जो नीडल यूं था अगर ये यूं हो जाए तो इसका बी लिखा जाता है यहां। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर आता है बी कोस थीटा, जबकि नीचे इसका लिखा जाता है बी साइन थीटा। इसको बोलते हैं बी एच या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं बीवी या वर्टिकल कंपोनेंट। तो बीवी इज इक्वल्स टू लिखा जाता है बी साइन थीटा और बी एच इज इक्वल्स टू लिखा जाता है बी कोस थीटा। अगर डिवाइड कर दें तो बी से बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा का यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है बीवी बाई बी एच। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस पे हमसे सवाल पूछा जाता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप इफ नंबर 1 बीवी इज इक्वल्स टू √3bh। दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है BH इज इक्वल्स टू √3bv, या तीसरा इस पे पूछ लिया जाता है BV इज इक्वल्स टू BH। मतलब तीन सवाल हमसे पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिप, फाइंड द डिप एंगल इफ वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम ऑफ वर्टिकल एंड BV इज इक्वल्स टू BH। देखो फर्स्ट अगर पूछा जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, BV अपॉन BH। अब BV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3bh। नीचे क्या आएगा BH। tan थीटा में कितने पे वैल्यू √3 मिलती है, 60 पे, तो यहां से थीटा कितना मिलता है 60। दूसरा अगर ये क्वेश्चन हमसे किया जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस बार BH को रिप्लेस करना है √3bv से, तो ऊपर आएगा BV, नीचे आएगा √3bv। tan में कितने की वैल्यू 1/√3 है, 30 पे। और लास्ट अगर हमसे पूछा जाए दोनों इक्वल हो तो tan थीटा, दोनों इक्वल होंगे तो रेशियो मिलता है इनका 1। tan में कितने पे वैल्यू 1 मिलती है, ये मिलती है 45 पे। डीप एंगल पे पहले क्वेश्चन वो आते हैं जिसमें हमसे ये पूछा जाता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीप एंगल इफ वर्टिकल इज √3 टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इज √3 टाइम ऑफ BV एंड BV इज इक्वल्स टू BH। अगर ये आए तो इन तीनों तरीकों से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरे में हम चलते हैं जिसमें हमने ये कहा है कि जो फॉर्मूला अभी हम काम में ले चुके हैं वैल्यू ऑफ डिप एंगल का, इसी का कल हमने या लास्ट क्लास में दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि BV इज इक्वल्स टू होता है B साइन थीटा, BH इज इक्वल्स टू होता है B कोस थीटा। अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड हम कर दें तो क्या लिखते हैं, BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन आएगा B स्क्वायर और आगे बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1। तो B इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा, पहले बात करते हैं इन दोनों की। अब क्वेश्चन करने से पहले एक चीज हम याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट हमें दी जाती है। एक दिया जाता है टेस्ला, जो किसके नाम पे रखा गया, सर निकोलस टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये यूनिट फिक्स की गई टेस्ला। और दूसरा जिसको बोलते हैं गाउस। 1 टेस्ला में होते हैं 10⁻⁴ गाउस, या इसका उल्टा अगर हम लिखना चाहें तो 1 गाउस में होते हैं 10⁻⁴ टेस्ला। क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो नंबर 1, अगर मान लो हमसे पूछा जाए
इनमें से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा हमसे पूछा हुआ हो। कैसे पूछ सकता है? देखो, इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is 10 Gauss and angle of dip is 30 degree, then find the net magnetic field. And number 2, horizontal magnetic field. मतलब एक चीज हमें दी हुई है और बाकी की दो हमसे पूछी हुई है। क्या दे रखा है? वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब हमें बीवी गिवन है। बीवी क्या कहते हैं? बी साइन थीटा। तो बीवी इज इक्वल्स टू लिखेंगे बी साइन थीटा। कितना है बीवी? 10 गाउस है, तो यहां पे लिखेंगे 10। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल कितना दे रखा है डिप का? 30, तो ये आ गया साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। 2 अगर इधर आएगा तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 गाउस। अगर पूछ ले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो BH क्या लिखते हैं? b cos थीटा। अब b कितना मिल चुका है? 20, और cos 30 की जगह पे कितना आ जाएगा? √3/2। एंगल ऑफ डिप 30 रख देंगे यहां पे, तो ये आएगा 10√3। ये थे डिप एंगल, रियल डिप एंगल के क्वेश्चन जो इन फॉर्मूले पे बेस्ड हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं एपरेंट डिप एंगल। एपरेंट डिप एंगल का कंसेप्ट इस चीज से आता है कि मान लो हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे हो, तब तो हमें मिलता है रियल डिप एंगल। लेकिन अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाएं, क्या कंसेप्ट है? ये अर्थ है, ये इसके नीचे हम मान सकते हैं मैग्नेट, जिसका यहां हम साउथ पोल लेते हैं और यहां क्या लेते हैं? नॉर्थ पोल लेते हैं। अब अगर इस मैग्नेटिक एक्सिस के बजाय किसी दूसरे एक्सिस पे हम, मतलब यहां जब हम डिप नीडल को लेके आते हैं तो मान लो ये यहां थीटा एंगल से नीचे मुड़ गई, इसको हमने क्या नाम दिया है? दिस इज रियल डिप एंगल। इस नीडल को यहां रखने की बजाय मान लो ये मैग्नेट यहां है, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है, इस पॉइंट पे लाया जाए यहां अगर ये डिप नीडल हो तो अब ये जिस एंगल से कुछ नीचे मुड़ती है, देखो यहां मैग्नेटिक अट्रैक्शन अलग है, यहां मैग्नेटिक अट्रैक्शन अलग है। एक ऐसे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक एक्सिस से अल्फा एंगल पे हो, अगर यहां डिप एंगल पूछा जाए तो इस डिप एंगल को बोलते हैं एपरेंट डिप एंगल। एक चीज याद रखनी है, यहां जो कंफ्यूजन जनरेट होता है वो माइंड में ये आ सकता है कि देखो यहां तो मैग्नेट था तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां मैग्नेट से दूर की पोजीशन है तो अट्रैक्शन कम होगा। होना तो ये चाहिए था कि जब मैग्नेट से दूर की पोजीशन पे हम जाते हैं तो जो डिप एंगल है उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी रिड्यूस, लेकिन होता है इससे उल्टा। इस पोजीशन से जब हम साइड में आते हैं तो उस पोजीशन पे डिप एंगल की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ जाती है। इसके पीछे एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है दैट दिस फील्ड इज बियॉन्ड आवर स्टडी, कि ये हमारे पॉइंट से बाहर है। लेकिन याद क्या रखेंगे, अगर एपरेंट डिप एंगल को बोल दे थीटा डैश और रियल डिप एंगल को बोल दे थीटा, तो थीटा डैश में बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा। एपरेंट डिप एंगल में बी ग्रेटर देन या तो बड़ा हो सकता है, और अगर इस पॉइंट पे ले तो ये डिप एंगल के बराबर हो सकता है। याद रखेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन इस पे आता है, कोई भी एग्जाम आप दे उसमें आ सकता है कि जो रियल डिप एंगल है उससे एपरेंट डिप एंगल हमेशा छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, या फोर्थ केस में। तो याद रखेंगे, या तो बड़ा ले सकते हैं और या तो इसको इक्वल ले सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, पहले फॉर्मूला इसका याद रखेंगे कि tan थीटा डैश, थीटा डैश क्या है? एपरेंट डिप एंगल है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा अपॉन कोस एल्फा। tan थीटा डैश, इसमें थीटा डैश क्या है? एपरेंट डिप
एंगल, टेन थीटा, ये थीटा क्या है, रियल डिप एंगल, ये लो रियल डिप एंगल, और अल्फा क्या है, द एंगल ऑफ एक्सिस फ्रॉम मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से जिस एंगल पे है उसको बोलते हैं ये अल्फा। देखो इस पे एक तो लेते हैं इजी क्वेश्चन, जिसको हम देखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो आंसर वहीं से हम दे देंगे। दूसरा इस पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, वो आएगा तब, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या आता है, मान लो एट ए प्लेस रियल डिप एंगल is 30 degree, then find the dip angle at a place which is at 60 degree from the magnetic axis। तो उस पॉइंट पे एपरेंट डिप एंगल की वैल्यू बताओ जो मैग्नेटिक एक्सिस से कितने एंगल पे है, 60 पे है। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या लिखेंगे, टेन थीटा डैश इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई कोस अल्फा। थीटा डैश कितना दे रखा है, निकालना है, टेन थीटा रियल डिप एंगल कितना है, 30 है, और अल्फा कितना है, 60 है। टेन थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना आया, 2/√3। अगर थीटा डैश आप देना चाहो यहां से तो दे सकते हो tan इनवर्स 2/√3। ये रहा एपरेंट डिप एंगल। रियल डिप एंगल हमें दिया हुआ आएगा, उस प्लेन का एंगल दिया हुआ आएगा जो मैग्नेटिक एक्सिस से है, और पूछा जाएगा एपरेंट डिप एंगल, तो इसको किया जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपसे उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं जिसके बारे में मैंने कहा है कि फिक्स क्वेश्चन है, चाहो तो इसको याद रख सकते हो। समझा मैं आपको देता हूं, अभी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है। देखिए क्या है, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर at their points apparent dip angles are θ1 and θ2। मतलब दो ऐसे प्लेन हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और उन पे एपरेंट डिप एंगल कितने हैं, θ1 और θ2। इफ रियल डिप एंगल is theta, then what is the correct relation between theta, θ1 and θ2? तो थीटा, θ1 और θ2 में राइट रिलेशन क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। ये अर्थ है, यहां मैग्नेटिक एक्सिस है, पहला प्लेन तो लेते हैं यहां, मान लो ये है कितने एंगल पे, अल्फा पे, और दूसरा प्लेन क्या दे रखा है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इससे 90 डिग्री पे, यानी इसका एंगल कितना होगा, 90 प्लस अल्फा। मतलब फर्स्ट प्लेन के लिए अगर हम लिखना चाहें, फॉर्मूला है tan थीटा बाई कोस अल्फा, तो फर्स्ट प्लेन के लिए क्या आएगा, tan θ1, एपरेंट डिप एंगल कितना दे रखा है इसका, θ1 इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन कोस अल्फा। पहले के लिए तो एंगल कितना है, अल्फा है, दूसरे का कितना लिखेंगे, ये लो यही लिख देते हैं, tan θ2 इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई कोस 90 प्लस अल्फा। यहां से कोस अल्फा क्या मिलता है, कोस अल्फा बराबर tan थीटा अपॉन tan θ1। कोस 90 प्लस अल्फा को लिखते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या मिलता है, साइन अल्फा बराबर tan थीटा अपॉन tan θ2। अब अगर 10th क्लास का एक फॉर्मूला आपको याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, दोनों वैल्यू वहां रख दें तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर θ2 प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1। दोनों में टेन स्क्वायर थीटा है कॉमन, तो इसको यहां से कैंसिल कर दे और यहां लाके लिख देते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। अब 1/10 होता है कोट, इसको लिखा जाता है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2। ये है वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में आप काम में ले सकते हो। समझा मैंने दिया है, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप याद रखना चाहो तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब हम लेते हैं एक जैसे कई सारे वर्ड हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है, जिनमें सब में इनिशियली जो वर्ड काम में आता है वो आता है मैग्नेट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन सारे वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, अब हम इनको समझते हैं। क्या है आप अभी टॉपिक डिफरेंट मैग्नेटिक वर्ड्स। देखो क्या डिफरेंस है। पहला वर्ड इसमें हम लेते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बी से लिखते हैं, कैपिटल बी। जो टेस्ला यूनिट हम पढ़ते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम लिखा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये वर्ड लिखा हुआ हो तो भी इसी की बात हो रही है। अगर लिखा हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो भी इसी की बात हो रही है। मतलब एक जैसे कई सारे वर्ड हैं, उसमें से सबसे पहले हमने लेना स्टार्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको हम बी से लिखते हैं। और करते क्या है, इसके एक जैसे तीन वर्ड हमारे काम में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो या मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हो, ये तीनों इस बी को ही डिनोट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, किस चीज से जनरेटेड फील्ड जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड वर्ड नाम दिया जाता है। एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस चीज के लिए काम में लिया जाता है। देखो, अब जब हम मैग्नेट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में जो चीज आती है वो आता है ब्लैक कलर का मैग्नेट, जो हम छोटे थे तब से देखते आए हैं। ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसके चारों तरफ जो कुछ जनरेट होता है वो बी है। क्या है, बी है। याद है हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, साउथ में जाती है। ऐसी चीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी मैग्नेट की वजह से जनरेट होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या लिखेंगे, द फील्ड विच इज जनरेटेड बाई ए मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से जो फील्ड जनरेट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं दूसरे पे, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उससे पहले मैं आपको म्यू को एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्योंकि वो बीच में काम आएगा। तो दूसरे पे हम समझते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो ये क्या है, ये है एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या लिखेंगे इसको, एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, म्यू से। ये क्या हमें समझाना चाह रहा है, मान लो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है बी, जिसकी बात अभी हमने की थी। इसमें तीन तरह के मटेरियल यहां हम रख देते हैं। पहला मटेरियल है
जिसका नेचर ऐसा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये इन सब फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, खुद में से जाने के लिए परमिट नहीं करता है। क्या था? एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बिल्कुल एबिलिटी ऐसी नहीं रखता है। दूसरा जो है ये इनको फ्लैट जाने देता है, जो जहां से जा रहा है वहीं से। और तीसरा ऐसा है इन सबको खुद में से खींचकर पास करवा देता है। तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी है? उसकी है, फिर किसकी है? इसकी है, फिर इसकी है। इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी आगे चलेंगे तब आएगा। इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या है ये बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल हम समझ रहे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये म्यू 3 तरह से दिया जाता है। अगर इसको लिखा जाए म्यू नोट तो ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एयर के केस में इसको लिखते हैं म्यू नोट से। किसी मीडियम के लिए लिखा जाए तो इसको लिखते हैं म्यू से। ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और अगर इसको लिख दिया जाए म्यू आर तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है? म्यू आर म्यू अपॉन म्यू नोट। जो मीडियम है इसको किससे डिवाइड कर दे? म्यू नोट से। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब है कि कोई मीडियम एयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा परमिएबिलिटी रखता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू क्या है? द एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर पासिंग थ्रू इटसेल्फ। खुद से पास करवाने का जो नेचर है वो क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। 3 तरह से लिखते हैं, म्यू नोट, म्यू और म्यू आर। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ड में। इसको हम पढ़ चुके हैं म्यू नोट को। अब म्यू नोट हमें पता है ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। थर्ड वर्ड में हम चलते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड देखो इसको H से लिखते हैं। और ये क्या है? हमने एक चैप्टर पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर किसी वायर में करंट दे दिया जाए तो इसके चारों तरफ जो कुछ जनरेट होता है उसको बोलते हैं H। द फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या लिखेंगे? फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको किससे लिखते हैं? H से लिखते हैं। अब मान लो यहां हमें H दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया जाए कि हमें H नहीं B बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज आस्क्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो 2 तरह से लेंगे। इन फ्री स्पेस, अगर एयर में पूछा जाए तब तो लिख दिया जाता है B इज इक्वल्स टू म्यू नोट H। मतलब जो H हमें मिला है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? म्यू नोट से। और अगर पूछा जाए इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में पूछा जाए तो इसको लिख देते हैं म्यू इंटू H। म्यू नोट H किसके लिए है? एयर के लिए है। और म्यू H किसके लिए है? किसी मीडियम के लिए है। ये क्या था? सेकंड वर्ड था जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H किसकी वजह से है? करंट की वजह से है। तो H जो है ये लिखा जाता है एम्पियर पर मीटर से। याद रखेंगे H की यूनिट, H किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो करंट किस में लिखते हैं? एम्पियर में। वायर की लेंथ किस में लेंगे? मीटर में। H इज इक्वल्स टू होता है एम्पियर बाई मीटर, या इस H को लिखते हैं Ni अपॉन L। N है किसी कोइल के केस में अगर ले तो नंबर ऑफ टर्न, I है करंट, L है उसकी लेंथ। जबरदस्ती हमसे B पूछा जाए तो B इज इक्वल्स टू म्यू नोट H एयर में, और मीडियम में लिया जाए तो B इज इक्वल्स टू म्यू H। ये था थर्ड मैग्नेटिक वर्ड जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 4 आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फिर मैं इन सबका आपको एक कंपेयर करके दिखाऊंगा। नंबर 4 है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो ये क्या है, मान लो आपके पास कोई चीज है, मान लो आयरन, एक वायर लेते हैं, इसमें करंट पास करते हैं। जैसे ही वायर में करंट पास करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, H। इस आयरन को मैं यहां रख देता हूं। अब अगर इसको लंबे टाइम तक यहां रखें, मान लो 5 साल 10 साल, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब इसको यहां से हटाएंगे तो ये एक पुअर मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, पुअर मैग्नेट। मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसमें जो चीज जनरेट हुई है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसमें कितना मैग्नेटाइजेशन आ गया है, इसको आई से शो करते हैं। अब देखो आई क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर हमने लिखा है पुअर मैग्नेट। पहली बात की है मैग्नेट है, कैसे प्रूफ हो, इसको लेके किसी आयरन टाइप की बॉडी के पास जाएंगे, अगर अट्रैक्ट करता है तो ये क्या है, मैग्नेट है। अब पुअर कैसे है, कैसे हम ये बोल दें कि ये जो मैग्नेट है ये पुअर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। तो क्या करेंगे, अगर ये फास्टली अट्रैक्ट आयरन की करता है तो अच्छा मैग्नेट है, धीरे से अट्रैक्ट करता है तो ये पुअर मैग्नेट है। तो यहां से हम क्या करते हैं, मान लो ये दो एक जैसे मैग्नेट है, पता करना है कि कौन सा अच्छा है, तो हम इनका यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। 1 मीटर क्यूब क्या ले लें, वॉल्यूम। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, कल की क्लास में या मैग्नेट के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना ज्यादा वो किसी आयरन टाइप बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो m इसका निकालेंगे किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो I इज इक्वल्स टू लिखा जाता है m/v। अगर किसी बॉडी का यूनिट वॉल्यूम ले ले तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम of matter is called as intensity of magnetization। किसी मटेरियल के लिए, किसी मैटर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये था नंबर 4। लास्ट टर्म जो इसमें आती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है, ये शो करना चाहेगा कि किसी मैटर में कितना मैग्नेटिक नेचर है, कितनी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक, इसको लिख दे, नेचर इसका रियल नेम नहीं है, SUSCIPTIBILITY ससेप्टिबिलिटी। देखो ये क्या है, अभी हमने ये कहा था कि इस वायर में हमने करंट दिया, करंट देके क्या जनरेट किया, यहां से H, यहां से हमने क्या उठाया, कोई मैटर, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, उसको हमने यहां रखा, किसमें रखा, H में। जब बाहर इसको लेके आए तो इसमें हमें क्या मिला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या जिसको हमने अभी लिखा था पुअर मैग्नेट, I इसमें हमें मिल गया। इसको लिखते हैं जाई से, मैग्नेटिक नेचर को। तो जाई इज इक्वल्स टू लिया जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। देखो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, I, और इनपुट में हमने दिया क्या है, इसको H। तो जाई इज इक्वल्स टू लिखा जाता है I/H। ये थे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड वर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इन सारे वर्ड्स को हमने आज पढ़ा। और साथ में हमने ये देखा कि एपरेंट डिप एंगल किस चीज को बोलते हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में
हम इसको आगे लेके चलेंगे कि म्यू आर जाई में रिलेशन क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हम आगे लेके चलेंगे। 3 लेक्चर शायद और होंगे जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाय।